हेलो बच्चों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी की अभ्युदय योजना की एनडीए मैथ क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेट, सबसेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट पर डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसी लेक्चर को हम लोग आज आगे यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट के साथ साथ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट, जिसमें 3 सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती है एनडीए एग्जामिनेशन में, उसको यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक प्रॉब्लम दी हुई है। ये प्रॉब्लम आपकी एनडीए एग्जामिनेशन 2012 में पूछी गई है। इसमें क्वेश्चन ये था कि आउट ऑफ 500 कार ओनर्स investigate 400 owned car A and 200 owned car B. 50 owned both A and B cars. Is this data correct? क्वेश्चन ऐसा नहीं था। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए थे और उसके हिसाब से आपसे कुछ पूछा गया था, लेकिन मैंने क्वेश्चन को रिफ्रेम किया हुआ है। तो देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कि टोटल 500 कार ओनर के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में 500 एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, इसके बाद में क्या कह रहा है कि 400 ए करते हैं और 200 बी करते हैं, 50 दोनों करते हैं। तो मैंने क्या कहा था बेटा, जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमेशा जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वहां पे लिख दीजिए। ये 50 लिखा आपने। अच्छा, अब 500 लोग जो हैं, 400 लोग जो हैं वो कार ए यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि सिर्फ और सिर्फ कार ए यूज करने वाले कितने लोग हो गए? 350। क्यों? क्योंकि 350 और 50 मिलकर कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अच्छा, कार बी कितने लोग कर रहे हैं बेटा? 200 लोग कर रहे हैं। तो 200 में 150 निकल गया तो बचा 150। अच्छा जरा देखो, इन सारे डेटा का सम देखो कितना हो रहा है। 350 और 50 कितना हो गया? 400। 400 और 150 550। मतलब ये यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स दिए थे या जितनी नंबर ऑफ कार दी थी, ये क्या हो रहा है? उससे कुछ ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो इनकरेक्ट है। तो बेटा एक बार ध्यान कर लो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन सारे सेट्स के एलिमेंट का सम जो है यूनिवर्सल सेट से ज्यादा हो जाए। हाँ, बराबरी हो सकती है, लेकिन कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैथ में पास हैं, 72% साइंस में पास हैं, 13% मैथ और साइंस दोनों में फेल हैं और 312 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करने हैं जो कि जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है। देखो बेटा, यहाँ पे परसेंट वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले मान लिया कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने मान लिए हम लोगों ने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने मान लिए कि टोटल 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक। अच्छा, अब 80% स्टूडेंट किस में पास है? मैथमेटिक्स में पास है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 20% स्टूडेंट जो है, मतलब 20 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में फेल हैं, 72% साइंस में है। इसका मतलब 28% साइंस में हो गए। तो जरा मैं तुमसे कहूं कि अगर ये एक सामने वेन डायग्राम बना हुआ है, ये मैथ के स्टूडेंट को और ये साइंस के स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, तो इसमें कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल है? वो 13। साइंस में फेल, मैथ में फेल। 20 स्टूडेंट मैथ में फेल है, 13 कैसे हैं? जो दोनों में फेल है। तो सिर्फ मैथमेटिक्स में फेल होने वाले बच्चे कितने हो गए? 7। 28 स्टूडेंट्स जो है वो साइंस में फेल है, तो दोनों में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 13। तो सिर्फ साइंस से फेल होने वाले कितने हो जाएंगे? 28 में से 13 को माइनस कर दो, देखो बेटा हो जाएगा 15।
अगर मैं इस सारे जो बॉक्स बने हुए हैं, तो अगर बेटा हम सबको जोड़ दें आपस में, तो जोड़ने में क्या मिलेगा, 7 + 13 + 15, ये हो जाएगा 35। मतलब ये कह सकता हूं कि 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल हैं। इसमें वो भी बच्चे शामिल हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। तो अगर मैं तुमसे ये क्वेश्चन करूं कि दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चे कितने होंगे, तो आप कहोगे कि टोटल में से वो माइनस कर दें जिसमें कोई ना कोई बच्चा किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल है, तो ये आ जाएगा 65। मतलब 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। अब देखो बेटा, जब 65 स्टूडेंट थे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 100। 65 क्या है, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। तो एक स्टूडेंट अगर दोनों में पास है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 100/65। और फाइनली कितने थे, 312 स्टूडेंट। तो फाइनली कितना आ जाएगा, इसको 312 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कैंसिल करो, 13, 13 दूना 26, 13 चौके 52, मतलब 480 स्टूडेंट। मतलब टोटल स्टूडेंट कितने बेटा आ गए, 480 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे। समझ में आ गया आप लोगों को। देखो बेटे, नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम्हारे स्क्रीन पर क्या है, म्यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे ट्रेंगल्स, जितने भी पॉसिबल ट्रेंगल्स सब आ रहे हैं। पी क्यू आर आर द सबसेट ऑफ म्यू। इसमें P जो है वो सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, Q जो है सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, और R सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स है। हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू सेट्स P यूनियन Q एंड R माइनस P रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। देखो भाई, इसने 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले ऑप्शन को देखे बगैर हम लोग जरा दिमाग ना लगाएं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है कि P जो है वो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके 2 साइड बराबर हों। ठीक है, Q में क्या आ रहा है, द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आ रहा है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें तीनों साइड आपस में बराबर। ठीक है ना। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या थे, तो आप कहोगे भाई जिसमें 2 साइड बराबर। अच्छा, अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि P यूनियन Q। अच्छा जरा देखो बेटा, एक बात मैं दिखा रहा हूं तुमको। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये एक सेट है जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल आ रहे हैं, तो देखो इसके 2 पार्ट हो सकते हैं। एक वो पार्ट जिसमें सिर्फ आइसोसेलेस आ रहे हैं, और एक वो पार्ट जिसमें इक्विलेटरल आ रहे हैं। ये तो बात आप लोगों को पता है ना बेटा। क्या पता है कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं वो आइसोसेलेस होते हैं, लेकिन सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होते हैं, है ना। जैसे मैं तुमसे कह दूं एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 2 2 और 3 है, तो भाई ये आइसोसेलेस है लेकिन इक्विलेटरल नहीं है। और मैं तुमसे कह दूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 2 2 2 सेंटीमीटर की है, तो ऑब्वियसली वो ट्रायंगल कैसा होगा बच्चों, आइसोसेलेस होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब जब ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो देखो हमने देखा कि जो उसका सेट बना हुआ है वो बड़ा है, और उसी का छोटा सा पार्ट क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मानते हो नहीं मानते हो। अच्छा, तो पहला सवाल कह रहा है P यूनियन Q। P क्या है बेटा, P माने ये पूरा जो गोल 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 बना हुआ है ये P है, और ये पोर्शन क्या है, जो ये पोर्शन है Q। तो P यूनियन Q कितना हो जाएगा जरा बताओ। यस,
तो P यूनियन Q जो होगा वो पूरा का पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट हो जाएगा। ठीक है, तो P यूनियन Q इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, दूसरी बात क्या हो रही है, हमें R माइनस पी निकालना है। बेटा R माइनस पी क्या होगा जरा बताओ। R जो है वो सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें सारे राइट एंगल ट्रायंगल आ रहे हैं। अब देखो तुम्हें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो आइसोसेलेस भी हो सकते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ रहे हैं और आइसोसेलेस जो राइट एंगल नहीं है वो भी आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है बेटा, R माइनस पी करना है। ठीक है, तो R माइनस पी का मतलब क्या हो गया, R माइनस पी का मतलब हो गया R तो हो लेकिन P ना हो। मतलब क्या हो गया, राइट एंगल तो हो लेकिन आइसोसेलेस ना हो। तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल जो कि आइसोसेलेस नहीं है वो R माइनस पी के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आओ जरा चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सबसे सुटेबल है। पहला ऑप्शन है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स P यूनियन Q और द सेट ऑफ नॉन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो भाई सबसे पहले तो यही सही रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, चेक करो जरा सा, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट, ये सब ठीक है। सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल्स जो है उसमें आइसोसेलेस भी हो सकते हैं, ये गलत हो गया। द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पहले गलत हो गया। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। देखो भाई अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर ये है कि अगर A, B and C are three sets and U is the universal set such that NU is equal to 700, NA की वैल्यू 200 दी है, NB 300 दिया और NA इंटरसेक्शन भी 100 दिया हुआ है। हम लोगों को बच्चों NA इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। देखो बेटे यहां पर हम लोगों को किस तरीके से अप्रोच लेनी है कि सबसे पहले देख लो कि N A डैश इंटरसेक्शन B डैश जो होगा वो डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से A यूनियन B का डैश होगा। मैं यहां बार यूज कर ले रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो तुम लोगों को, बार का मतलब कॉम्प्लीमेंट से ही है। तो बेटा कोई भी सेट का, मैंने कल बताया था आपको कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है, मान लो ये क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को माइनस कर दो तो एन ए नॉट मिल जाता है। ये बात तो पता है आप लोगों को। तो इसका मतलब एन ए यूनियन बी नॉट की वैल्यू एन यू माइनस एन ए यूनियन बी के बराबर होगी। बेटा ये तो पता है लेकिन ये नहीं पता मुझे, तो क्या करना है, एन ए यूनियन बी निकालना है। तो एन ए यूनियन बी का फार्मूला तो पता है आप लोगों को, क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना दिया है भाई, 200, एन बी कितना दिया है, 300, एन ए इंटरसेक्शन बी 100 दिया हुआ है। फाइनली कितना आ जाएगा, 400। बच्चे एन यू से दिया 700, तो अगर मैं यहां से पूछूं कि एन ए यूनियन बी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप लोग कहोगे 700 माइनस 400, ये कितना हो जाएगा, 300। तो इन जरा ऑप्शन में देखो ए बी सी में कौन सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम फ्री के नंबर। तो ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है ये 3 सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और अक्सर एनडीए के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। इस क्वेश्चन के जस्ट बाद में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जस्ट लास्ट ईयर एनडीए के एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो उस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद में आपको ये क्वेश्चन करने के तरीके को आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि टोटल 100 स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिसमें 15 इंग्लिश में पास है, 12 pass in mathematics, 8 in science, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, 4 in all the 3.
बाकी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा जब इस 3 तरीके के सेट की प्रॉब्लम पूछी जाती है तो उसका तरीका क्या होता है? तो जैसा कि 2 के लिए मैंने बताया था, सेम कंसेप्ट फॉर द 3 आल्सो। बच्चों इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो कॉमन पोर्शन होता है उस कॉमन पोर्शन में हम लोगों को इसको लिखना चाहिए। तो कॉमन पोर्शन सबसे पहले 3 वाला लेते हैं, फिर 2 वाला लेते हैं। ये जरा देखिए, ये जो पोर्शन है आपका, ये 3 जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो पोर्शन डिस्क्राइब कर रहा है। और फिगर से इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें क्लियर है कि 4 लोग ऐसे हैं जो तीनों में पास हैं। तो व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, वी विल राइट 4 हियर। तो ये जो 4 नंबर है वो नंबर बता रहा है जो कि इंग्लिश में और मैथ में और साइंस तीनों में पास है। बेटा ये जो सिंबल इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन सिंबल हिंदी का और अंग्रेजी का एंड बताता है, और यूनियन जो है वो हिंदी का अथवा और अंग्रेजी का और बताता है। ठीक है ना? तो हम लोगों ने बेटा यहां पे 4 लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करना होता है, इसके बाद में जो 2-2 के पेयर वाले हो उनको देखो। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स में जो पास होने वाले बच्चे हैं और साइंस में, चलिए जरा देखते हैं यहां पे, 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। यहां पे देखो ये लिखा है 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो देखो बेटा इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का रीजन जो है वो ये है पूरा, उसको मैं हल्का सा ऐसे डॉट बना दे रहा हूं। तो देखो बेटा यहां पर इंग्लिश और मैथमेटिक्स में 6 लोग हैं, 4 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस तीनों में पास हैं। तो सिर्फ इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने लोग हो गए? तो आप लोग कहोगे कि देयर आर 2 स्टूडेंट्स। यहां 2 लिख दिया, देखो 4 और 2 6 पूरे हो गए। फिर 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। 7 इन मैथमेटिक्स एंड साइंस माने यहां पर 7 आना चाहिए, तो 4 तो ऑलरेडी लिखा होगा, तो यहां लिख दो 3। फिर देखो यहां पर क्या लिखा है, 4 इन इंग्लिश एंड साइंस। तो इंग्लिश और साइंस का रीजन ये तुम्हारा वाला, इधर वाला देखो जहां पर मैं से हल्का डॉट बना रहा हूं। तो देखो बेटा यहाँ पे 4 ऑलरेडी लिखे हुए हैं और 4 ही दोनों है, तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा। फिर कह रहा है 3 वाले से हो गए, 2 वाले हो गए, सिंगल वाले पे आओ। सिंगल में कह रहा है कि 15 स्टूडेंट जो है वो पास इन इंग्लिश हैं। ठीक है भाई, तो इंग्लिश में पास होने वाले 15 लोग हैं, माने ये पूरा पोर्शन जो है, ये आपका पूरा पोर्शन ई वाला जो है, इसमें 15 लोग होने चाहिए। तो भाई देखो 4 और 2 6 ऑलरेडी है, बचा 9 लोग। 9 लोग ऐसे लोग हो गए जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास हैं। फिर इसके बाद में 12 पास इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में होने चाहिए 12 लोग। तो 4 2 6 3 9, 9 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, 12 में से 9 गया, बचा 3, तो सिर्फ मैथमेटिक्स पास होने वाले 3 लोग हो गए। इसके बाद बेटा आता है कि 8 इन साइंस। अब 8 इन साइंस का मतलब 4 3 7 और एक संख्या यहां पर लिख दी जाएगी। सिर्फ साइंस से पास होने वाला, ओनली साइंस से पास होने वाला बंदे कितने हैं? 1 है। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला पार्ट कह रहा है कि वो बच्चे बताओ, फाइंड हाउ मेनी पास इन इंग्लिश एंड। जैसे ही एंड आ गया तो आपको समझ में आ गया कि हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेना है इंग्लिश और मैथमेटिक्स का। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो 4 2 6 लोग होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि साइंस में ना हो, बट नॉट इन साइंस। तो साइंस में कौन नहीं है? 4 लोग अगर हटा दोगे तो 4 लोगों में वो भी शामिल है जो इंग्लिश में भी पास है, मैथ में भी पास है, साइंस में पास है। बट वी रिक्वायर्ड ओनली दोज स्टूडेंट who are passed in English and in mathematics only. तो there are 2 स्टूडेंट। तो पहले का आंसर क्या हो गया? पहले का आंसर हो गया 2। अच्छा, फिर बेटा दूसरा है इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैथमेटिक्स और साइंस में हो, इंग्लिश में ना हो, तो क्लियर है कितना है बेटा? ये 3 हो गया। इन मैथमेटिक्स ओनली कितने होंगे भाई? 3। इस पास इन मोर देन 1 सब्जेक्ट। बेटा मोर देन 1 सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया कि या तो वो इंग्लिश मैथ, इंग्लिश साइंस, मैथ साइंस, या तीनों। तो इसका मतलब बेटा अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो किस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? तो हम लोग कहेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन। ये देखो, ये रीजन बेटा वो रीजन है जिसमें उपस्थित लोग जो हैं वो 1 से अधिक सब्जेक्ट में पास हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि
फोर्थ वन का, तो आप कहोगे 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3, और तो बचा नहीं, चालू जोड़ है, तो 4 2 6 3 9, देयर आर 9 स्टूडेंट्स विच आर पास इन मोर देन वन सब्जेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मान लो बेटा इसी क्वेश्चन में एक बात और बढ़ा दें हम, मान लो इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश, मैथ और साइंस में किसी में भी पास नहीं, माने सारे कितने बच्चे ऐसे हैं जो सब में फेल हैं, उनकी संख्या बताओ। अब क्या करते बताओ, तो टोटल इसमें कितने लोग हैं बेटा, टोटल है 100 लोग। अब देखो 100 लोगों में सारी संख्या क्या है, क्या ये सारी संख्या 100 हो रही है, नहीं हो रही है। तो टोटल कितने लोग हैं, टोटल देखो बेटा 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, तो 9 2 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 और 3 21 और 1 22, मतलब 22 स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल उन लोग बच्चों ने एग्जाम दिया या जो इसमें ऐसे लिखा हुआ पास वाले हैं। तो अगर मैं तुमको ये कहूं कि 100 लोग हैं, तो 100 में ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो इंग्लिश ना तो मैथ ना साइंस में पास हैं, तो आप कह दोगे 100 माइनस 22, मतलब कितना हो गया भाई, 10 में 2 हो गया 8, 9 में 2 हो गया 78 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ना ही इंग्लिश ना ही मैथ ना ही साइंस, या तो उन्होंने एग्जाम नहीं दिया हुआ है या वो फेल है। ठीक है, कोई क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी, 100 स्टूडेंट दिए हुए थे। समझ में आ गया आप लोगों को बेटा अच्छे से? देखो बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था कि इस प्रॉब्लम को बताने के बाद में हम लोग जो हैं वो एनडीए 2020 में आई हुई प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और जरा देखिए, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने दी हुई है ये एनडीए 2020 की प्रॉब्लम है, सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, जो आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम वेयर एक्स वाई एंड जेड आर थ्री सेट्स, लेट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन जेड बी डिनोटेड बाय एन जेड विच इज इक्वल टू 90। ठीक है, जेड में टोटल 90 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आपसे कहा जा रहा है जो क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए हुए हैं आगे के, इनको आपको सॉल्व करना था। और देखो एक क्वेश्चन और जो यहां पर था उससे आपको 3 क्वेश्चन सीधे सीधे मिल रहे हैं सेट के। तो ये क्वेश्चन था कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड z आर इन द रेशियो 4:5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। दूसरा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nx प्लस ny प्लस nz माइनस nx इंटरसेक्शन y, और ये सब दिया हुआ है। और 18 पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या दिया हुआ है, हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं अलग। अब जरा इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले जरा देखो इस क्वेश्चन में कि टोटल यहां पर एनजेड में हम लोगों को टोटल 90 स्टूडेंट दिए हुए, क्वेश्चन में दिया हुआ है एनजेड। तो एनजेड में 90 होने का मतलब क्या हो गया कि 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस सी इज इक्वल टू 90। इसका मतलब बेटा कितना हो गया, या जोड़ो जल्दी से, ये हो जाएगा बेटा 47 प्लस सी इज इक्वल टू 90, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस 47, 10 में 7 गया 3 और 8 में 4 गया 4, मतलब सी की बेटा वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 43 लिख दो। अच्छा, इसके बाद में जो 16 क्वेश्चन है और इसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन और नहीं दी हुई है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड z। देखो बेटा जब y और z बोला जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं तुमसे कहूं कि y में 4x एलिमेंट है तो z में 5x एलिमेंट हो जाएंगे, बिकॉज द रेशियो इज गिवन 4:5। अच्छा, तो बेटा z में 5x एलिमेंट है और आपको दिया है 90 के बराबर, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 18।
ठीक। नाउ एलिमेंट्स इन वाई, एन वाई बेटा कितना 4x के बराबर, तो 4 इंटू 18 मतलब 72 एलिमेंट्स आ गए। अच्छा जरा इसको वाई सेट को देखो अगर ध्यान से, ये तुम्हारा वाई सेट बना हुआ है, ठीक। इस वाई सेट में बेटा क्या बना हुआ है देखो, इस वाई के सेट के हिसाब से 16 प्लस 18 प्लस 17 प्लस बी, ये किसके बराबर होगा 72 के बराबर। सॉल्व कर लो, ये 51 आ जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू 72, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई 72 माइनस 51, दिस इज इक्वल टू 21, ठीक है ना। तो बेटा बी की वैल्यू 21 आ गई, इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा इसके बाद में जो 17 पार्ट है वो कह रहा है कि देखिए एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई एन वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो बेटा तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि जो पूरा पूरा जो रिजल्ट लिखा हुआ है ये एक्चुअली में एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड के बराबर है, ये फार्मूला है ना। तो इसका मतलब हमें इस टोटल एलिमेंट जितने भी इसमें एक्स वाई और जेड में तीनों में, तो इस पूरे मैं शेड विजन कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ, मतलब हमें इस पूरे रीजन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। क्या किया जाए, तो सिंपली क्या करोगे कि सारे एलिमेंट्स को जोड़ दो, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 16 प्लस 18 प्लस बी प्लस 12 प्लस 17 प्लस सी। सी की वैल्यू बेटा हम लोग ऑलरेडी कितनी निकाल चुके थे, अभी चलो देख लेते हैं, उसको सी लिख दिया हमने, ठीक है। बेटा ये निकल आएगा ए प्लस बी प्लस देखो ये 16 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 17 और सी की वैल्यू कितनी निकाली थी 43। ये कितना आ जाएगा रुक के जरा देखो, ये आ जाएगा 8 6 14 14 2 16 16 और 7 23 23 और 3 26, हाथ से लगा 2 1 2 3 4 4 4 8 2 10 106, ए प्लस बी प्लस 106 मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात। अच्छा अब जरा 18 पार्ट पर आ जाओ। 18 पार्ट कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू नीदर एक्स नॉर वाई नॉर जेड इज इक्वल टू पी। इसका मतलब बेटा ये कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड जो शेडेड रीजन है इसके बाहर जो है वो क्वेश्चन पी लिखा हुआ है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं कि बेटा इसके बाहर पी लिखा हुआ है, तो पी और ये टोटल मिला के एक्स डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पी प्लस एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ये टोटल बेटा हो गए माइनस एन एक्स, ये तो मतलब हुआ ना एक्स डैश का मतलब पी प्लस एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, मतलब ये पूरा रीजन जो होगा बेटा ये पूरा रीजन ये, ठीक। इस पूरे रीजन में कितने एलिमेंट है, एक तो ये पी है और ये पूरा है, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब हमें एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब ये रीजन जो है ये अलग तुम्हारा, इसको मैं ये लाइन बना रहा हूं, इसको क्या कर दो माइनस कर दो। अब देखो बेटा कितना आ जाएगा, जरा मैं इसको बिगाड़ दूं, देखो भाई अभी कितना आ जाएगा पी प्लस बेटा उसकी वैल्यू कितनी निकली थी एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड ए प्लस बी प्लस 106, ये ऑप्शन लिखा ना, और माइनस एन एक्स। एन एक्स देखो बेटा ये रीजन जो जो मैं टिक कर रहा हूं, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं ए माइनस 16 माइनस 18 माइनस 12, कितना हो जाएगा बताओ, तो ए से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा पी प्लस बी
ये तुम्हारा हो जाएगा 8 6 14 14 2 16 मतलब 106 माइनस 46। ये हो जाएगा सॉरी P प्लस B प्लस 660। तो P प्लस B प्लस 60 जो हो गई बेटा वो क्वेश्चन नंबर 18 में x कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो गई। इसका मतलब A इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है 3 सेट वाला वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों ऐसी प्रॉब्लम जितने भी एनडीए की आपको दिखाई पड़े, कोई भी बुक परचेज कर लीजिएगा आप लोग जो एनडीए की हो, या आपकी टेक्स्ट बुक से ही बेटा सारी प्रॉब्लम जो है एनडीए के पेपर आप उठा के देखिए, जो आपने 12th प्रिपरेशन में क्वेश्चंस किए हैं सेम क्वेश्चंस विल बी इन योर एनडीए एग्जामिनेशन। ठीक है बेटा, अब हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं ऑन लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। देखो बेटा, जो हम लोगों ने सेट्स पढ़े हुए हैं उनमें कुछ ऐसी एल्जेब्रा का मतलब प्लस माइनस यूनियन इंटरसेक्शन, प्लस माइनस का मतलब बेटा समझो ना, प्लस का मतलब यूनियन और डॉट का मतलब इंटरसेक्शन, डिफरेंस, इनमें कुछ कंसेप्ट यूज होंगे, हम लोग यहां पर वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा पहला लॉ है जिसका नाम है आइडम्पोटेंट लॉ। बच्चों ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर ए को ए से इसका यूनियन लिया जाए तो वही सेट ए आ जाएगा, और अगर ए का ए से इंटरसेक्शन लिया जाए तो ए ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरा लॉ होता है जिसका नाम है आइडेंटिटी लॉ। बेटा आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर कभी भी ए और फाई का यूनियन लिया जाए तो वो ए होगा। ठीक है, और अगर हम ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करें तो वो ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है। फिर देखो बेटा, नेक्स्ट जो लॉ तुम्हारे सामने आने वाला है उसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बेटा ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ए का यूनियन बी करो या बी का यूनियन ए से लो तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी कहो या बी इंटरसेक्शन ए कहो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं। बेटा इसके बाद में आता है एसोसिएटिव लॉ। भाई ये एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक सेट ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी कहिए तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है। मतलब बी और सी का पहले यूनियन लेके फिर ए से यूनियन लो, या ए और बी का यूनियन लेके फिर सी से यूनियन लो, यू विल हैव द सेम आंसर। सेम फॉर द इंटरसेक्शन आल्सो, अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है तो इट विल बी आल्सो इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। बेटा फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा बहुत अच्छे समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉ कहता है कि अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है तो जो यूनियन है ये इन दोनों बी और सी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। और दूसरा बेटा लॉ है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा है तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन
ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो जाएगा। एक तरीके से इसको याद कर सकते हो बेटा, इसे ए लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन का मतलब डॉट बताया था मैंने, और ये प्लस होता है। जरा बताओ, सिंपली मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। डॉट का मतलब क्या है बेटा, देखो इंटरसेक्शन, प्लस का मतलब क्या है, यूनियन। फाइनली कितना आ गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। सिंपल सा याद करने का तरीका है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको अपने मन को समझा सकते हो कि प्लस साइन जो है वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस लॉ का बेटा खूब सारा यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, जो आने वाले क्वेश्चंस हैं। देखो बेटा, हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द मोर रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशंस ऑन सेट। इन पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर भी जल्दी से यहाँ डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। तो पहला रिजल्ट बेटा ये कहता है कि कभी भी a माइनस बी लिखा हो तो ये a इंटरसेक्शन b डैश के बराबर हो। ये तो मतलब प्रूव वेन डायग्राम से हम लोगों ने देख लिया था। इसे बेटा अगर b माइनस ए लिखा हो तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। रिजल्ट नंबर सी क्या, ये कहता है अगर a माइनस बी करो और वो a के बराबर आ जाए, बेटा इसका मतलब होता है कि a इंटरसेक्शन b जो होगा वो नल सेट होगा। ये तो तुम्हें बात अपने आप समझ में आ गई होगी, ये कैसे रिजल्ट पॉसिबल है कि भाई a माइनस बी बराबर a आ गया, इसका मतलब a और b में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तभी तो पूरा पूरा a आ गया। अगर कुछ कॉमन होता तो a ना मिलता, a से कम मिलता, तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन b पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर रिजल्ट नंबर डी देखो, ये क्या कहता है, ये कहता है अगर a माइनस बी का यूनियन b से लिया जाए तो ये a यूनियन b के बराबर होगा। सिंपल सी बात है ना। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, अगर मैं तुमको डायग्राम से दिखाऊं तो तुम्हें अच्छा समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा डायग्राम बन गया, ये हो गया a, ये हो गया b, a b। बेटा ये रीजन क्या है, ये रीजन है a माइनस बी। क्या नाम है इसका, इस रीजन का नाम है a माइनस बी। और यूनियन क्या कर रहे हो, b, b का मतलब तुम्हारा पूरा सेट क्या हो गया, ये तुम्हारा पूरा सेट हो गया, ये तो हुआ ना। तो अब जब अगर इसका और इससे यूनियन ले रहे हो तो फाइनली क्या मिल रहा है बेटा, तुम दिखाई पड़ रहा है कि तुमको पूरा का पूरा a यूनियन b मिल रहा है। आसान सा एकदम लॉ है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अच्छा जरा एक बात और देखो, लगे हाथ, अगर मैं तुमसे कहूं कि अगर a माइनस बी का इंटरसेक्शन b से किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा। देखो a माइनस बी माने ये रीजन, जिसको मैं ऐसे लाइन बना रहा हूं, ठीक, और b का मतलब ये, तो दोनों बेटा अलग अलग है ना। तो अगर a माइनस बी का b से इंटरसेक्शन ले तो क्या आ जाएगा, डेफिनेटली दिस रिजल्ट इज 5। ठीक है ना, क्योंकि दोनों डिसजॉइंट सेट्स होंगे। इसी तरह बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि a माइनस बी और b माइनस ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, जैसे एक लॉ में लिख दे रहा हूं कि अगर a माइनस बी और b माइनस ए का इंटरसेक्शन किया जाए तो ये 5 आएगा। समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि a माइनस बी और b माइनस ए माइनस बी हो गया, b माइनस ये हो गया, दोनों अलग अलग है ना, तो इस वजह से इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक नल सेट हो जाएगा। बेटा आप देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि a माइनस बी लिखा है और b माइनस ए, इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं। अब जरा देखो भाई, इसमें a माइनस बी तुम्हारा कहां है, a माइनस बी तुम्हारा ये पोर्शन है, जिसको मैं जरा सा डार्क कर दे रहा हूं, जिससे तुम्हें क्लियर एकदम विजिबल हो जाए। ठीक है ना, ये देखो बेटा, ये जो पोर्शन मैं डार्क कर रहा हूं ये पोर्शन हो गया a माइनस बी। ठीक है, दूसरा कलर यूज कर ले रहा हूं, ये पोर्शन है b माइनस ए।
तो देखो बेटा, अगर इन दोनों का मैं यूनियन ले लूं तो इनका यूनियन जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि ए यूनियन बी में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दें तो दोनों रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप दिखाई पड़ रहा है ना बेटा, ये रीजन कौन सा है? ये रीजन है ए इंटरसेक्शन बी। और ये पूरा रीजन क्या है? यहां से लेकर यहां तक का हाँ, तो क्या कहोगे? वो है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? तो देखो ठीक है बेटा, अब हम इस पर कुछ बेस्ड ऐसी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो एनडीए एग्जामिनेशन में पूछी गई है, और इन लॉज की हेल्प से कैसे वो कर सकते हैं। तो आइए, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है, जरा उसको आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम्स को एनडीए में जो आ चुकी हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, जैसे ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सामने आपके लिखा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है भाई, डिसजॉइंट का मतलब क्या हो गया कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है ना? ओके, देन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो बेटा, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। अभी मैंने बताया था आपको कि इसको बेटा डॉट समझो, इसको प्लस समझो। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट, डॉट का मतलब इंटरसेक्शन, ए डॉट ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया ना बेटा? ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाई होता है। क्यों होता है भाई? जरा देखो, अगर ये तुम्हारा सेट ए है तो इसके बाहर का जो भी सेट होगा वो क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो दोनों में कॉमन रीजन कुछ नहीं है, इसका मतलब फाई हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा देखो, नल सेट का किसी भी सेट से यूनियन करने पर वही सेट मिल जाता है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में दिया क्या बेटा? क्वेश्चन में दिया है ए और बी डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट होने मतलब क्या हो गया? अलग अलग। तो अलग होने मतलब क्या हो गया? इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई बात आप लोगों को? देखो बेटे, अगली प्रॉब्लम जो है, जो हम लोग लॉज ऑफ सेट्स पढ़ रहे थे उसी पर बेस्ड है कि एबीसी तीन सेट हैं, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है मुझे। देखो भाई, सबसे पहले जरा देखो, ए माइनस बी माइनस सी को क्या लिख सकते हैं? बेटा आपको पता है कि किसी भी दो सेट का डिफरेंस जो है वो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ए माइनस बी लिखा हो तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा होता है। देखो बेटा, ये माइनस के साथ में ये सेट लिखा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अभी कितना आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, देखो इसके ऊपर एक पूरा सेट है, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है कि किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो वो सेट फिर आ जाता है। ये लॉ में बता चुका हूं आप लोगों को। अब जरा देखो बेटा, इसको ओपन कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दे रहा हूं, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा जरा देखो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए माइनस बी लिख सकते हैं, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। और जरा देखो बेटा, ये पहला जो इसमें ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहां पे सामने दिखाई पड़ रहा है, दिस मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? देखो बच्चों, अगली प्रॉब्लम जो है तुम्हारे सामने दी हुई है
कि ए और बी दो सबसेट्स हैं एक सेट एक्स के. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. दो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा. हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. देखो बेटा ये जो पार्ट है क्या इस पर डी मॉर्गन लॉ लगा सकते हैं. यस वी कैन. कैसे लगाएंगे. ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ब्रेक द लाइन चेंज द साइन. अब देखो बेटा ये दोनों साइन सेम सेम है. इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर सकते हैं. मतलब हम ए के साथ में ए डैश लिख दें और इंटरसेक्शन बी डैश लिख दें. कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना बेटा. ए इंटरसेक्शन ए डैश कितना हो जाएगा. ऑब्वियसली 5 हो जाएगा. मैंने पहले बताया था अभी आपको. इंटरसेक्शन बी डैश 5 का किसी दूसरे सेट से इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा एक नल सेट होता है. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ में आ गया आप लोगों को. बेटा अगली प्रॉब्लम जो है वो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है. इसमें कुछ बताने लायक मुझे नहीं लगता, लेकिन ये एनडीए प्रॉब्लम पूछी गई है. इसमें कह रहा है अगर फाई एक नल सेट है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. देखो इसमें क्या करें फटाफट. जो देखें गलत है फाई बराबर 0 गलत है ना, क्योंकि फाई एक नल सेट है. तो नल सेट की जो वैल्यू 0 दी है गलत है. ठीक है. फाई इक्वल्स टू सिंगलटन सेट जिसमें 0 दिया हुआ है, तो ये भी पॉसिबल नहीं बेटा. फाई और ये फाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ये बेटा एक सिंगलटन सेट है जिसका एक एलिमेंट फाई है और ये फाई एक नल सेट है. तो दोनों बराबर नहीं हो सकते भाई. फाई का मतलब कोई भी एलिमेंट उस सेट में ना हो. तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गए. इसका मतलब चौथा ही सही होगा और सही लिखा भी हुआ. फाई जो है उसको ये एक मैंने बताया था बच्चों कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और ये तुम्हारा रोस्टर फॉर्म में. तो फाई इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं इस तरीके से. ठीक है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. देखो बच्चों अगली प्रॉब्लम क्या दी हुई है. यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर हैं. ठीक है. इसका मतलब मैं तुमसे कहूँ यूनिवर्सल सेट क्या है तो कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. सेट ए क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 दिया है और सेट बी 2 3 6 10 ऑलरेडी गिवन है. अच्छा हमें क्या करना है. वी नीड टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी. इसका मतलब बच्चों हम लोगों को ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ठीक है. और आपको पता है बेटा कि ए माइनस बी जो है उसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं. इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. लगा दो फट से डी मॉर्गन लॉ कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हो जाएगा. अब जरा देखो सिंपल निकल आएगा ना बेटा. ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1 2 3 4 है. तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट जो है 5 6 7 8 9 और 10 होगा. और बी क्या है. बी लिखा है 2 3 6 10. तो इंटरसेक्शन बेटा क्या हो जाएगा 6 और 10. तो इसका मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ में आ गया. देखो बेटा ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एनडीए एग्जाम में पूछा जा चुका है. इसमें लिखा है कि एक्स सेट ए जो है इसमें क्या आ रहा है. एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 100. अच्छा तो एक्स क्या है वो स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर है और एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 100 है. अच्छा उसके बाद में क्या कह रहा है एंड सेट बी इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. तो आपसे क्या कह जा रहा है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो देखो इसमें क्या कह रहा है एक्स जो है वो एक स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है. तो अगर मैं तुमसे कहूं सेट ए क्या होगा. देखो बेटा हो जाएगा 1 फिर 4 फिर 9 16 25 36 49 64 81
बस इतने ही आएंगे। और सेट बी क्या आएगा बेटा, इसमें सारे इवन नेचुरल नंबर हैं। तो जब इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएंगे, इवन नंबर। एक ये, एक, दो, तीन, चार। तो इसके अंदर कार्डिनलिटी कितनी हो गई, कार्डिनलिटी हो गई ए इंटरसेक्शन बी की 4 हो गई, क्योंकि 4 ही एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन था ना ये, ठीक है। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है वो है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इसमें से किसके बराबर होगा। तो बहुत सिंपल सी बेटा प्रॉब्लम है। तो एक लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। बेटा इसमें क्या होता है कि अगर यहां पर आप देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन है, यूनियन है, और इनके बीच में दो एक जैसे हैं, तो ये दो मिलके बी को खा जाएंगे और इसकी वैल्यू ए आ जाएगी। ठीक इसी तरह के बेटा अगर लिखा होता ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये भी ए के बराबर होता है। इसको बच्चों हम लोग सीधे वेन डायग्राम्स की हेल्प से भी देख सकते हैं। देखो, एक तुम्हारा सेट ये है, एक तुम्हारा सेट ये है, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखो, ये तुम्हारा सेट ए है, ये बी है, और ये ए इंटरसेक्शन बी है। सवाल तुमसे क्या पूछा जा रहा है, तुमसे कहा जा रहा है कि ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से। तो देखो बेटा, ए तुम्हारा सेट कौन सा है, तुम्हारा सेट ए ये है, ठीक। और ए यूनियन बी कितना है बेटा, तो आप कहोगे ए यूनियन बी, ये पूरा पोर्शन दिया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा बताओ कि ए और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन क्या हो गया। तो आप देख रहे हो सिर्फ इतना ही रीजन है, देखो मैं जिसको डार्क दोबारा कर रहा हूं, सिर्फ इतना ही एक रीजन वो है जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब वो ए के बराबर हो जाएगा, वो क्लियर होगी बात। ठीक इसी तरीके की दूसरी बात देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कह दूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, देखो ए इंटरसेक्शन बी तो इतना हो गया और तुम्हारा पूरा ए इतना हो गया। इसका मतलब ये कह सकते हो ना बेटा कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो जब दोनों का यूनियन लेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से सेट ए मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हो कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो ये ए के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इधर मैं पूछूं कि पी इंटरसेक्शन पी यूनियन क्यू किसके बराबर होगा, तो आप सिंपली बोलोगे पी के बराबर। इधर पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू किसके बराबर होगा, पी के बराबर। समझ में आ गई बात ना आप लोगों को, आसान सा है एकदम ये कंसेप्ट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज एक दो कमेंट कर देना कि जिससे मुझे लगे कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है। बेटा ये ऑनलाइन का जो मेथड ऑफ टीचिंग है, ये मेरा पहला पहला एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि मैं उतने अच्छे से चीज़ों को अभी डिलीवरी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोगों का स्नेह और प्यार मिलेगा तो मैं आपसे ये 100% कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आने वाले समय में मैं अपना बेस्ट आप लोगों को दे पाऊंगा। बेटा अगला क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा है, आपके सामने दिखा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कंटेन कर रहा है n एलिमेंट्स, देन इट्स पावर सेट कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स, मतलब हम लोगों को n ऑफ पी ए बताना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होगा, मैंने आपको बताया था बेटा कि पावर सेट क्या होता है। तो आपको ये बताया गया था कि पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ऑल दी सबसेट्स ऑफ
गिवन सेट आए तो वो पावर सेट कहलाता है। तो जरा बताओ, अगर एक सेट में n एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n होते हैं ना। इसका मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 की पावर n, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप लोग समझ में आ गया है? ठीक है बच्चों। बच्चों दिस इज ऑल अबाउट अवर सेट थ्योरी, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने व्यूज जरूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मैं और अच्छा आप लोगों के लिए कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।